नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बीएड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किसके? बीएड फर्स्ट ईयर के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं उसका ये आज दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में जो हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा भी अच्छे से की थी। आज हम जो है फिर 15 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को और पेपर 1 के बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 के सिलेबस को नहीं देखा है तो जाकर के आप उन सारी चीज़ों को चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे बीएड से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी और यहाँ पे आपकी टोटल क्लासें होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो आपका 16वां प्रश्न होने वाला है वो है कि आदर्शवाद क्या है, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है और पूरे सीरीज का देखें तो 16वां प्रश्न है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि आदर्शवाद क्या है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। उसके बाद बात करें, आइडियलिज्म शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, किससे? एक आइडिया से और दूसरा इज्म से, ठीक है। कितने शब्द से? तो जो आपका आइडियलिज्म है मेरे प्यारे दोस्त ये कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो आपका आइडिया और दूसरा इज्म से, ठीक है। आइडिया का तात्पर्य होता है विचार और इज्म का तात्पर्य होता है वाद, ठीक है। जब किसी आइडिया का मतलब आप समझते ही पहले से कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मतलब एक विचार आया है, ठीक है। और उसके बाद इज्म का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया है? वाद से लिया गया है, ठीक है। बात करें इस प्रकार, यह शब्द विचारवाद का सृजन करता है, मतलब किसका सृजन करता है? तो विचारवाद का सृजन कर सकता है, या आप आदर्शवाद का अर्थ जो है विचारवाद बता सकते हैं, ठीक है। विचारवाद अथवा आदर्शवाद अथवा अध्यात्मवाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसके 3 नाम हैं। कौन कौन से? विचारवाद, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद। तीनों में से कोई भी मिल जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कह रहे हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में क्या किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, आदर्शवाद का आधार अध्यात्म है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इसका आधार क्या है? तो इसका बेस जो है अध्यात्म। यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाती हैं अध्यात्म से संबंधित बताई जाती हैं, ठीक है। आगे बात करें, आदर्शवाद मूलभूत रूप से शाश्वत मूल्य एवं आदर्शों को स्वीकार करता है, ठीक है। तो आई होप ये आदर्शवाद के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए। आपको यहाँ पे प्रकृतिवाद की परिभाषा बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब भी हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रकृतिवाद, इसके तात्पर्य को भली बात समझने के लिए विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएं अधोलेखित है। मतलब कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद को अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रकृतिवाद की परिभाषा दी है, वो कुछ आपके सामने इस प्रकार से रखी जा रही हैं, उनको आप पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे जो पहले आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं वो आ जाते हैं थॉमस और लैंग महोदय, ठीक है। थॉमस और लैंग महोदय ने क्या बताया है प्रकृतिवाद के बारे में? उन्होंने बताया है प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रकृतिवाद है ये आदर्शवाद का बिल्कुल उल्टा, ठीक है, बिल्कुल विपरीत। मन को क्या मानता है? मन को पदार्थ के अधीन मानता है। जो मन है वो हमारे किसके? पदार्थ के अधीन होता है, ऐसा मानता है। और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है। मतलब कह रहे हैं कि ये जो आपका प्रकृतिवाद है वो ये मानता है कि जो आपकी अंतिम वास्तविकता, आखिरी सत्य जो है वो क्या है? आपका भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, ठीक है। ये आध्यात्मिक को बिल्कुल नहीं मानता है। हालांकि आप अगर आदर्शवाद में जाएंगे तो वहाँ पे अंतिम जो आपकी वास्तविकता है वहाँ पे आध्यात्मिकता ही बताई जाएगी, ठीक है। किसमें? आदर्शवाद में, ठीक है। और यहाँ पे आध्यात्मिकता को नकारता है और वास्तविकता किसको बताता है? भौतिक को बताता है, ठीक है। आगे आपके आ जाते हैं दूसरे आपके जो वैज्ञानिक आ जाते हैं वो आ जाते हैं जॉयसे महोदय। कौन आ जाते हैं मेरे दोस्त? जॉयसे महोदय। उन्होंने बताया है प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता प्रकृति एवं मनुष्य के दर्शन से उन समस्त चीज़ों को पृथक करना है कि आध्यात्मिक या अनुभव के परे है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे जॉयसे महोदय कहते हैं कि जो प्रकृतिवाद है यह वह विचारधारा है, कह रहे जिसकी प्रमुख विशेषता, जितनी भी विशेषता है, प्रकृति एवं मनुष्य के दर्शन से उन समस्त चीज़ों को पृथक करना है। मतलब कह रहे हैं प्रकृति और मनुष्य के दर्शन से उन सारी चीज़ों को अलग करना है जो क्या करता है? जो कि आध्यात्मिक या अनुभव के परे है। क्या है मेरे पास दोस्त? जो आध्यात्मिक या अनुभव के परे है, ये उन सारी चीज़ों को अलग करके आपके सामने रखता है, ठीक है। आपके तीसरे जो वैज्ञानिक आ जाते हैं मेरे पास दोस्त
वो आ जाते हैं वार्ड महोदय। कौन आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? वार्ड महोदय। उन्होंने बताया है कि प्रकृतिवाद वह मत है जो, इन्होंने क्या बताया है? प्रकृतिवाद वह मत है जो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? जो कि प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। यह क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, मतलब बताता है प्रकृति एक अलग चीज़ है और ईश्वर एक अलग चीज़ है। ठीक है, आगे बात करें, आत्मा को भौतिक पदार्थ के अधीन कर देता है। ये कहता है कि जो हमारी आत्मा है वो क्या है? इन पदार्थों के अधीन है। जो ये भौतिक पदार्थ हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं के अधीन हमारी आत्मा है, तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। कहता है कि ऐसे नियम जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वही क्या हैं? सर्वोच्च हैं। ठीक है, वही सत्य हैं। आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्त, 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृतिवाद क्या एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है? मतलब कह रहे हैं जो प्रकृतिवाद है क्या एक प्रकार की सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकल सकता है, इस प्रकार की कोई शिक्षा व्यवस्था है? ये आपका प्रश्न है। ध्यान दीजिए, अगर आपके सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ जो आपके सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करो। ठीक है, इस वीडियो को उनके तक पहुँचाने का प्रयास करो, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके और आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया आपसे कि प्रकृतिवाद क्या एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृति के निकट रहकर ही मानव सुखी रह सकता है। जो प्रकृतिवाद क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक हैं, जो प्रकृतिवादी हैं, वो ये बताते हैं कि अगर मनुष्य को सुखी रहना है तो वो प्रकृति के निकट ही रह करके क्या कर सकता है मेरे प्यारे दोस्त? अपने जीवन को सुखी बना सकता है। प्रकृतिवाद की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए रूसो का कथन है, मतलब जो प्रकृतिवाद की सार्थकता, मतलब बता रहे हैं कि प्रकृतिवाद एक सार्थक चीज़ है जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, उसको प्रस्तुत करते हुए रूसो महोदय लिखते हैं कि बच्चों का स्वभाव मूलतः अच्छा होता है। मतलब कह रहे हैं जो बच्चों का स्वभाव होता है वो क्या होता है? मूलतः मतलब जड़ से ही क्या होता है? अच्छा होता है, और समाज ही उसे क्या करता है? भ्रष्ट करता है। मतलब कह रहे हैं कि डिपेंड करता है, जब बालक पैदा होता है तो उसका स्वभाव क्या होता है? एक अच्छा स्वभाव होता है, लेकिन जिस समाज में वो पल बढ़ रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका अब आगे चल के स्वभाव कैसा होने वाला है। ठीक है, वही उसके स्वभाव को बनाता है, वही उसके स्वभाव को बिगाड़ता है। यदि बच्चे को सामाजिक वातावरण से दूर रखा जाएगा तो उससे उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकृतिवाद एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है। मतलब कह रहे हैं कि अगर बच्चे को जो है क्या किया जाए? सामाजिक वातावरण से दूर रखा जाए तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर समाज से उसको आप दूर कर देते हैं तो उसकी बुराइयां जो हैं वो उस बच्चे के ऊपर नहीं आने पाएंगी और वो एक अच्छा व्यक्ति बन के हमारे सामने आएगा। ठीक है, और यही कारण है कि प्रकृतिवाद एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। अब बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि प्रयोजनवाद से आपका क्या आशय है? ठीक है, प्रयोजनवाद से आपका क्या आशय है, बताना है प्रयोजनवाद के बारे में। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि वर्तमान युग की दार्शनिक विचारधाराओं में प्रयोजनवादी विचारधारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके प्रेजेंट टाइम या वर्तमान युग की जो दार्शनिक विचारधाराएं आपके सामने आती हैं, उनमें जो है प्रयोजनवादी विचारधारा क्या होती है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, यह विचारधारा एक और आदर्शवाद का विरोध करती है, तो दूसरी ओर प्रकृतिवाद का। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी प्रयोजनवाद है ये क्या करती है? एक और आपके जो है आदर्शवाद का विरोध करती है और दूसरी ओर प्रकृतिवाद का भी वो विरोध करती है। मतलब आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों का वो क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त? विरोध करती है। ठीक है, आगे बात करें, इस विचारधारा में व्यवहारिक तर्कों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये आपकी विचारधारा है इसमें क्या किया जाता है? जो आपके व्यवहारिक तर्क हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको विशेष महत्व यहाँ पे दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो आपके व्यवहारिक तर्क हैं उनको इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जाती है, और सत्य की कसौटी पर कसकर ही किसी तथ्य को स्वीकार किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब उसको हम ये परख लेते हैं अच्छे से कि वो सत्य है या मिथ्या है, मतलब सही है या झूठ है, जब हम अच्छे से उन चीज़ों को परख लेते हैं तभी उस तथ्य को हम स्वीकार करते हैं। किसके अंतर्गत? तो प्रयोजनवाद के अंतर्गत। आगे बात करें, व्यवहारिक परिणाम को ही सब कुछ माना जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं जो व्यवहारिक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वही सब कुछ होते हैं। वास्तव में यह अनिवार्य रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो ये आपको एक मानवतावादी दर्शन के रूप में आपको ये दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के उनके व्यवहारों के बारे में, उनके हर चीज़ के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात करें, और इसके अनुसार मनुष्य अपनी क्रिया के बीच में अपने मूल्यों का निर्धारण करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो इसके अनुसार अगर देखें तो जो मनुष्य है वो अपनी क्रिया जो कार्य कर रहा है उसी के बीच में वो अपने मूल्यों का निर्धारण करता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं और हमारा मूल्य
ये होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि ब्राइटमैन ने लिखा है। ब्राइटमैन महोदय क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड है। ठीक है, ये क्या है, सत्य का मापदंड है। यहाँ पे सत्यता ही क्या बोलते हैं वैलिड है, बाकी सारी अनवैलिड हैं। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि यह वह सिद्धांत है जो समस्त विचार प्रक्रिया की जांच उसके व्यवहार परिणामों से करता है। मतलब कह रहे हैं कि आप जो है इस मोटे तौर पे मोटी मोटा ये कह सकते हैं कि ये उस प्रकार का सिद्धांत है जिसमें जितने भी विचार हैं, जितनी भी प्रक्रिया हैं, उनकी जो जांच है हम उसको उनकी जांच व्यवहारिक परिणामों से करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, व्यवहार परिणामों से करता है। ठीक है, उसके आगे लिखा है, यदि व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक हैं तो तो विचार प्रक्रिया को सत्य कहा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर उसका व्यवहार परिणाम जांचा गया और अगर वो संतोषजनक निकला कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस व्यवहार को उस विचार को या फिर उस प्रक्रिया को सत्य माना जाएगा, नहीं उसको नकार दिया जाता है। ठीक है, आई होप ये भी आपका 19 नंबर प्रश्न आपका प्रयोजनवाद से भी संबंधित समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, कहने की ज़रूरत ना पड़े बीच बीच में, आप लोग समझदार हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हाँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक प्रथाओं से आप क्या समझते हैं। जो सामाजिक प्रथाएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि जब समुदाय के अनेक व्यक्ति एक साथ एक ही प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो वह एक सामूहिक घटना होती है जिसे जनरीति कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब समुदाय के कोई समुदाय है, ठीक है, वहाँ के कई सारे लोग एक साथ मिल कर के और एक ही प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। मान लीजिए कि अभी हम ले लेते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। अब सभी का उद्देश्य क्या हो जाता है, अब इस सावन के महीने में सभी लोग जितने भी समूह हैं, समुदाय हैं, वहाँ के जो अनेक लोग हैं, मतलब 1 से 2 से अधिक लोग, ठीक है, कई सारे लोग, उनका क्या लक्ष्य हो जाता है, उनका लक्ष्य हो जाता है कि हम जो है भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, उनको जल चढ़ाएँगे, ठीक है, और झूला वगैरह झूलेंगे। तो अब इनका क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, उद्देश्य एक हो गया और उसी की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और जो ये संघर्ष करते हैं, जो ये प्रयत्न करते हैं, यही जो सामूहिक घटना है, एक साथ मिलकर के जो सामूहिक घटना होती है, इसी को हम जनरीति या फिर सामाजिक प्रथा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, यह जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार हस्तांतरित होने के दौरान इसे समूह की अधिकाधिक अभिमति प्राप्त हो जाती है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी का सफल अनुभव उसे और भी दृढ़ बना देता है। यही सामाजिक प्रथा कहलाती है। मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए ये काम हुआ, अब ये क्या हुआ कि आप कर रहे थे, आपके बच्चे हुए, उन्होंने देखा अरे पापा ये कर रहे हैं, ये हमें भी करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के पास गई। हो सकता है कि जो गलतियाँ आपके पापा ने की हो वो आपने सुधारा हो, आपकी जो थोड़ी बहुत गलतियाँ रही हो वो आपके बच्चों ने सुधारा हो, उनके बच्चों ने भी ऐसे ही सुधारा हो। तो ये धीरे धीरे क्या होती जाती है, धीरे धीरे मेरे प्यारे दोस्त एक ठोस रूप लेती चली जाती है। और जो ये ठोस रूप एक दृढ़ रूप बना लेती है अपना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपकी सामाजिक प्रथाएं कहलाती हैं। मैकाइबर और पेज महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि समाज क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज से मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियां ही समाज की प्रथाएं हैं। मतलब कह रहे हैं जिन चीज़ों को समाज मान्यता प्राप्त करता हो, ये बताता हो कि हाँ आपको ये करना चाहिए, ठीक है, वो जो मान्यता प्राप्त कार्य होते हैं, जो विधियाँ होती हैं, वही समाज की प्रथाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आई होप ये सामाजिक प्रथाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है उपनिषदीय शिक्षा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, उपनिषदीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं लिखी हैं। यहाँ पे आपको इनकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो इसका जवाब इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि उपनिषदीय शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता इसकी ये है कि शिक्षा सामूहिक प्रक्रिया ना होकर व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ठीक है, उपनिषदीय शिक्षा में ये बताया गया है कि शिक्षा को कोई सामूहिक प्रक्रिया नहीं है जिसको एक समूह में बिठाकर बताया जा सके या सिखाया जा सके। या क्या है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ठीक है, ये व्यक्ति स्वेच्छा से अपने खुद के मेहनत के बल पे इन सारी चीज़ों को हासिल कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि एक गुरु होना चाहिए। इसमें शिष्य अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अपनी गति से अपनी योजना
अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। मतलब कह रहे हैं जो शिष्य होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, उसकी जो आवश्यकताएँ होती हैं, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या आपको प्रोफ़ेसर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, तो आपकी आवश्यकता क्या हो गई, आपको पता है कि आपको क्या बनना है, ठीक है? अब आपकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार आपकी क्षमता क्या है, आप कितनी देर तक किसी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो आपकी क्षमता के अनुसार इन सारी को चीज़ों को देखते हुए आप अपने स्पीड में, अपनी गति से क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, अपने योजना अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ना कि आपका जो पड़ोसी है या फिर जो आपके साथ पढ़ता है उसके स्पीड, उसके योजना और उसकी क्षमता के अनुसार आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये एक प्रकार की वैयक्तिक शिक्षा कहलाती है या उपनिषदीय शिक्षा की पहली विशेषता है। उन्होंने इसको सामूहिक प्रक्रिया ना बता कर के एक वैयक्तिक प्रक्रिया बताया है, ठीक है? आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उपनिषदीय शिक्षा की जो है मेरे प्यारे दोस्त दूसरी विशेषता ये है कि ज्ञान की प्राप्ति स्वयं के प्रयास से की जा सकती है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप स्वयं के प्रयास से, जब आप स्वयं कोशिश करेंगे तभी आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु इस प्रक्रिया में गुरु शिक्षक की सहायता और मार्गदर्शन आवश्यक है, ठीक है? मतलब कह रहे हैं कि ज्ञान तो आप खुद से प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आपको किस प्रक्रिया से जो है ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है? और कौन से आपको मार्ग पकड़ने होंगे कि जिससे आप अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, आप उसमें सफल हो सकें, उसके लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता अवश्य पड़ जाती है, ठीक है? मतलब जैसे आप समझ रहे हैं ना कि मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना खुद ही है, ठीक है? चलिए इस प्रकार से तीसरी विशेषता इसमें ये हो जाती है, इसमें जो शिक्षा की तीसरी विशेषता बताई गई वो बताई गई है मेरे प्यारे दोस्त कि ज्ञान रहस्यमय एवं गुप्त है। ये कहता है कि ज्ञान क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक रहस्यमय है, ये गुप्त है। इसकी प्राप्ति से व्यक्ति में अनंत गुनी शक्ति बढ़ जाती है। मतलब कह रहे हैं जब आदमी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी शक्तियाँ जो होती हैं वो अनंत गुनी बढ़ जाती हैं। मतलब 1, 2, 4 गुनी नहीं, अनंत गुनी बढ़ जाती हैं। उसको खुद नहीं आभास हो पाता कि उसके पास कितनी शक्तियाँ आ चुकी हैं, ठीक है? अब शक्तियाँ वो नहीं कि क्रिस 3 वाली शक्तियाँ आ जाएँ या थॉर वाली शक्ति आ जाए, ठीक है? मतलब कि उसके जो कार्य करने की क्षमता है, जो बोलने बात करने का लहज़ा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, ठीक है? मतलब आप स्टार्टिंग में जिस तरीके से आप पहले कोई चीज़ बोलते, सोचते रहे होंगे कि ये कैसे बोलें, ठीक है? कहीं हमें डाँट ना लें, लेकिन अब आप उन चीज़ों को सोचते नहीं हैं, बोल देते हैं और वो चीज़ें लोगों को अच्छी भी लगती हैं। तो ये एक प्रकार की शक्ति ही है जो आपकी डेवलप हो रही है, ठीक है? चौथी विशेषता यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञान उसी व्यक्ति को प्रदान करना चाहिए जो उसके प्राप्त करने योग्य हो, ठीक है? मतलब कह रहे हैं कि ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसकी योग्यता रखता हो कि हाँ, उसको ये चीज़ें प्राप्त करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति पात्र हो उसे मतलब अपात्र हो उसे व्यर्थ में ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है शिक्षा के प्रति, ठीक है? उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उसमें कोई इंटरेस्ट दिखा भी नहीं रहा है, तो अब आप वहाँ पे जो है उसको ज्ञान प्रदान करा रहे हैं, तो मतलब यह एक व्यर्थ काम हो सकता है। इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, उसके पीछे भागना एक बेकार है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं 22 नंबर मतलब 22 नंबर प्रश्न की। यहाँ पे लिखा गया है ये यथार्थवाद क्या है, ठीक है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यथार्थवाद क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि यथार्थवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सत्य है, ठीक है? मतलब जो यथार्थवाद है ये एक ऐसी विचारधारा, ये क्या मानता है कि जो आप अपनी इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे आपने किसी चीज़ को छुआ और आपने महसूस किया कि हाँ ये जो है क्या चीज़ है, ये कोई फ़ोन है या कोई टेबल है या कोई मेज़ है, ठीक है? उसको देखकर, सुनकर या फिर किसी भी प्रकार से जो आप अपने इंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही सत्य होता है, बाकी सारी चीज़ें मिथ्या होती हैं, ठीक है? आगे बात करें, यथार्थवादी यह कहते हैं कि जो कुछ संसार में दिखाई पड़ रहा है, वही सत्य है। वो मानते हैं कि जो चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, ठीक है? वही चीज़ें सत्य हैं, ठीक है? बाकी सारी क्या हैं? असत्य हैं, ठीक है? बात करें बटलर, कौन मेरे प्यारे दोस्त? बटलर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखता है, क्या लिखता है बटलर महोदय? वो लिखते हैं कि जैसा यह संसार दिखलाई पड़ता है, सामान्यतया उसे वैसा ही स्वीकार करना यथार्थवाद है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपके बगल में कुर्सी रखी है, एक घर है, उसमें 3-4 कमरे बने हैं, एक आंगन है, छोटा-सा एक टीवी लगा है, फ्रिज रखा है, ठीक है? बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड अच्छे से बना है, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, वही सत्य है। इसी को आपको सत्य मानना होगा और यही जब आप सत्य मान लेते हैं, तो यही यथार्थवाद कहलाता है, ठीक है? बात करें आगे 23 नंबर प्रश्न की, तो 23 नंबर प्रश्न यथार्थवाद से ही संबंधित है। वो भी पूछ रहा है कि यथार्थवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है, ठीक है? बेसिक जो इसके
सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो यथार्थवाद के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत ये है कि प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, जो कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पे लिखा है कि आदर्शवादी विश्व मात्र को विचार मानते हैं, मतलब कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है सामने वही क्या है, सत्य है। परंतु यथार्थवादी इसके विपरीत यह विचार यहाँ पे कह रहे हैं कि आदर्शवादी क्या मानते हैं, विश्व मात्र को क्या मानते हैं, विचार मानते हैं। परंतु जो यथार्थवादी हैं इसके विपरीत यह विचार व्यक्त करते हैं कि प्रत्यक्ष जगत जो है पूर्ण सत्य है। वो कहते हैं, जो आदर्शवादी वो कहते हैं जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो सब कुछ सत्य है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी शक्ति की कल्पना कर रहे हैं कि जो है हम लोगों का जो है क्या करती है, संचालन करती है, तो वो मतलब आदर्शवाद में जो है उस चीज़ को सत्य माना गया है। लेकिन यथार्थवाद कहता है कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, वो क्यों हम माने भाई सत्य। ठीक है, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते, नहीं देख सकते हैं, उनको हम सत्य क्यों माने। ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष जगत को क्या मानता है मेरे प्यारे दोस्त, सत्य मानता है। यह विचार मात्र नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है, का सिद्धांत यथार्थवादी को मान्य नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब जो ब्रह्म को सत्य मानते हैं और जगत को मिथ्या मानते हैं। मिथ्या का मतलब झूठ होता है। जो ब्रह्म को सत्य मानता है और जगत को झूठा मानता है, ये जो है आदर्श यथार्थवादी लोग हैं, ये इसको नकार देते हैं, ये इसको नहीं मान्य करते हैं। ठीक है, आगे बात करें जो इसका जो दूसरा सिद्धांत है वो है मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञान प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य है। मतलब कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो हम खुद के द्वारा ही जान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि यथार्थवाद यह मानता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल इंद्रियों के द्वारा ही हो सकती है। जो आपकी इंद्रियां हैं उन्हीं के द्वारा ही आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी वस्तु की जानकारी हम इंद्रियों से देखकर, नाक से सूंघकर, जीवा से स्वाद लेकर, चर्म से स्पर्श कर ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके, जैसे कि आप आँखों से किसी चीज़ को देख लेते हैं, नाक से सूंघ लेते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं और अपने हाथों से या चमड़ों से क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, जब उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही सत्य होता है। बाकी सब क्या है, मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। ठीक है, तीसरा जो सिद्धांत इसका दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, वो दिया गया है कि अवयवों का सिद्धांत। ठीक है, इसमें लिखा गया है यथार्थवादी की यह अवधारणा है कि समस्त विश्व में चर अचर प्रत्येक वस्तु एक अवयव है। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जगत में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, पूरे विश्व में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो चर हों चाहे अचर हों, ये सारे क्या हैं, एक प्रकार के अवयव हैं, समस्त। ठीक है, जिसे हम अवयव को अंग्रेजी में ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, समस्त अवयव से सम्मिलित रूप से तरंगिनी प्रक्रिया हो रही है। मतलब कह रहे हैं कि समस्त अवयव जो हैं इन्हीं को मिला करके जो है हमें तरंगित प्रक्रिया दिखाई पड़ती है और इसके फलस्वरूप परिवर्तन दिखलाई देता है। मतलब कह रहे हैं कि यही सत्य है और जो यही वस्तुएं हैं यही क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे से मिलकर या एक दूसरे से अलग होकर के नई नई चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं और यही परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें जो चौथा सिद्धांत बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है मानव जीवन की महत्ता उसके वर्तमान रूप में है। मतलब कह रहे हैं कि जो मानव जीवन का महत्व है उसके वर्तमान, आप किस प्रकार का जीवन प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं, यही आपके लिए सत्य है, बाकी तो सब कुछ मिथ्या है। ठीक है, बात करें यथार्थवादी का विश्वास किसी ऐसे लौकिक या प्रत्यक्ष आदर्श अथवा मूल्य में नहीं है जिसका मानव के वर्तमान मूल्यों से संबंध ना हो। ठीक है, मतलब ये नहीं मानता कि आगे चल के आप दूसरा जन्म लेंगे, नहीं लेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे। वो मानता है कि जो जीवन आप इस समय पे जी रहे हो वही सत्य है। ठीक है, यथार्थवादी का विश्वास है कि हमारा वह जीवन ही हमारी प्रक्रियाओं का आधार नर्क और स्वर्ग दोनों बना सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो यथार्थवादी हैं इनका ये विश्वास है कि जो हमारा जीवन है, जीवन की ही हमारी जो क्रियाएं हैं उन्हीं के आधार पे हमें नर्क और स्वर्ग दोनों दोनों मिल सकता है। मतलब कि आप हो सकता है कि आप जो इस समय जीवन जी रहे हैं आपके लिए स्वर्ग हो और यही जीवन किसी के लिए नर्क साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये यथार्थवाद का मानना है। आगे देखते हैं यथार्थवाद से संबंधित जो है आपका 24 नंबर प्रश्न जो है वो भी पूछ रहा है कि यथार्थवाद क्या एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी जो है आदर्शवाद के बारे में बताया था, तो इस प्रकार से देखें यथार्थवाद एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है क्योंकि यथार्थवादी शिक्षा व्यवस्था व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होते हुए विषय की उपयोगिता पर बल प्रदान करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये मतलब यथार्थवादी शिक्षा है
ये एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि जो यथार्थवादी है ये शिक्षा व्यवस्था व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित, मतलब जो आपके संबंधित ज्ञान है उनसे आधारित होते हुए विषय की उपयोगिता, मतलब हमें सब्जेक्ट जितने भी विषय हैं उनकी कितनी उपयोगिता है पर बल देता है। यथार्थवाद बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान कराता है जो उसे व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में समर्थ बनाता है। मतलब कह रहे हैं जो आपका यथार्थवाद है ये हमें इस प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान हमें प्रदान कराता है, किसी भी बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जो उसके व्यवहारिक जीवन को सफल बनाता है। मान लीजिए आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए फ्रिज से, ठीक है, तो आप फ्रिज खरीद के लेकर के आएंगे। अब उसमें आप अपना सामान रखेंगे, सब्जी वगैरह रखेंगे कि मतलब ख़राब ना होने पाए, पानी वगैरह रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कुछ भी, अगर आप और कुछ भी पीते खाते हैं तो वो कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, आपको व्यवहारिक जीवन से वाकिफ करा रहा है और ये आपके व्यवहारिक जीवन को क्या बनाएगा, सफल बनाएगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि वेदांत दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब कह रहा है कि जो वेदांत दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ हैं उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो वेदांत दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ निम्न है, कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। देखते हैं किस प्रकार से बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला निहितार्थ आपका बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब जो हमारे भौतिक जीवन में हमें आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए जो है हमें वेदांत में बताया गया है कि हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें देखें आनंद का प्रथम तथा निम्नतम स्वरूप है। मतलब कह रहे हैं आनंद का प्रथम तथा निम्नतम स्वरूप है अन्नमय। अन्नमय अर्थात जीवन के भौतिक पक्ष की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति का प्राथमिक लक्षण है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप भौतिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसमें देखें जब आपको कहीं पे आनंद प्राप्त होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आनंद की प्राप्ति है ये प्राथमिक लक्षण हो जाता है किसका मेरे प्यारे दोस्त, भौतिक जीवन में जो आपको आवश्यकताएं होती हैं तो उसकी जो पहली आवश्यकता हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, आपको आनंद की प्राप्ति, ठीक है। आगे बात करें, अतः शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भौतिक जीवन की संबद्धता में निहित होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका शिक्षा का पहला उद्देश्य हो जाता है वो हो जाता है कि जो आपके भौतिक जीवन की संबद्धता है उसी में निहित होती है। भौतिक जीवन के जितनी भी जानकारियां हैं उनसे आपको वाकिफ कराता है, उनसे परिचित कराता है और ताकि आप उनसे आनंद उठा सकें, ठीक है। दूसरा नंबर आपका जो है मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा यहाँ पे आ जाता है स्वस्थ शरीर। क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्वस्थ शरीर का निर्माण एवं विकास। आनंद का द्वितीय स्वरूप, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आनंद का दूसरी स्वरूप प्राणमय है, ठीक है, जो कि अन्नमय स्वरूप के उच्चतर होता है। मतलब कह रहे हैं कि यह क्या कह रहा है कि जो दूसरा आपका आनंद का दूसरा स्वरूप है वो है प्राणमय। मतलब आपके जीवन में उतनी शक्तियाँ होनी चाहिए कि आप उस आनंद का भोग कर सकें। समझ पा रहे हो ना, कि यहाँ पे कह रहा है कि आपके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आपका जो शरीर का निर्माण है, जो आपके शरीर का विकास है वो भी अच्छे से होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे हो जाता है वो हो जाता है बालक का मानसिक विकास, ठीक है। इसमें बात करें आनंद का तृतीय स्वरूप मनोनय है, जो प्राणमय स्वरूप में उच्चतर होता है, ठीक है। बात करें मानो अन्य प्राणियों से इसलिए उच्च होता है क्योंकि उसमें मनस होता है जिससे वह चिंतन, तर्क, निर्णय आदि करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका तीसरा मुख्य रूप आ जाता है, मुख्य आवश्यकता आ जाती है, ठीक है, वो आ जाती है आपकी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाती है आपका मानसिक विकास, ठीक है। मानसिक विकास, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य सभी जीवों में क्या है, उच्चतर प्राणी है, मतलब सबसे ऊंचा प्राणी माना गया है। और वो क्यों माना गया है, क्योंकि उसके अंदर जो है बुद्धि पाई जाती है, मस्तिष्क पाया जाता है, ठीक है। और उस मस्तिष्क में जो है, उसी मस्तिष्क से वो चिंतन करता है, तर्क करता है, किसी चीज़ पर निर्णय करता है, तो इसी के कारण जो है इसे उच्चतर माना जाता है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है कि बालक को सत्य असत्य तथा अच्छाई बुराई में अंतर करने के योग्य बनाना, ये जो है आपकी ये अगली आवश्यकता आ जाती है, ठीक है। बात करें आनंद का चतुर्थ स्वरूप विज्ञानमय कोश माना गया है, ठीक है, जो मनोनयन का ऊंचा होता है, ठीक है। इस स्वरूप, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस स्वरूप के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को सत्य असत्य तथा अच्छाई बुराई में अंतर करने योग्य बनाना माना गया है। मतलब कर रहे हैं कि ये क्या होता है, आपका जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है वो आ जाता है कि कोई भी बालक है वो ये जान पाए कि क्या चीज़ें सत्य हैं, क्या सत्य है, क्या मिथ्या मतलब झूठ है, असत्य है, ठीक है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इन सारी चीज़ों से वो वाकिफ हो सके। ये आपकी चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है, चौथी आवश्यकता आ जाती है। पांचवी आवश्यकता आ जाती है आत्म अनुभूति, ठीक है। आनंद का अंतिम व सबसे उच्च स्वरूप आनंदमय कोश है, ठीक है। इस स्थिति में ज्ञाता
ज्ञेय और ज्ञान के बीच पाए जाने वाले विभेद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञाता, आप ज्ञाता या फिर ज्ञेय, फिर या ज्ञान। ठीक है, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। ज्ञाता होता है जो इसके पास ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञेय होता है जो ज्ञान प्राप्त करने आता है, और ज्ञान होता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों में जब विभेद आपके खत्म हो जाए, आप ज्ञाता भी हो जाओ, ज्ञेय भी हो जाए और आप ज्ञान भी बन जाओ, वही आपकी आत्म अनुभूति हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका 25 नंबर प्रश्न भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उपनिषदीय की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, उपनिषदीय की क्या बताना है आपको, मुख्य विशेषताएं बताना है। तो उपनिषदीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा लिखना ये भूल गए हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बात करें, शिक्षा सामूहिक प्रक्रिया ना होकर के व्यक्तिगत प्रक्रिया है। उपनिषदीय शिक्षा में बताया गया है कि ये सामूहिक प्रक्रिया नहीं, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आगे बात करें, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, ज्ञान प्राप्ति स्वयं के प्रयास से की जा सकती है। यहाँ पे बता रहा है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है आप स्वयं के प्रयास से कर सकते हैं, ना कि किसी की द्वारा की कर सकते हैं। तीसरी जो विशेषता यहाँ पे बताई गई वो बताई गई है, ज्ञान रहस्यमय एवं गुप्त है। चौथी विशेषता बताई गई है, ज्ञान उसी व्यक्ति को प्रदान करना चाहिए जो उसके प्राप्त करने योग्य हो। ये उपनिषदीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं चारों हैं जी। ठीक है, इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब देखते हैं 27 अर्थात 27 नंबर प्रश्न। इसमें बात करें, लिखा है बौद्धकालीन शिक्षा में पब्जा। ठीक है, पब्जा संस्कार क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो बौद्धकालीन शिक्षा में जिस प्रकार छात्रों का उपनयन संस्कार किया जाता था, उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा में पब्जा या फिर प्रबज्या संस्कार होने के बाद छात्र विद्यालय में मठों शिक्षा पाने के अधिकारी समझा जाता है। मतलब कह रहे हैं, जैसे आप वैदिक कालीन में देखें, वैदिक कालीन में वहाँ पे तो उस समय जो है क्या कराया जाता, उपनयन संस्कार कराया जाता था, मतलब बाल वाल छिलवा दिया जाता था, उनके वस्त्र सारे चेंज करवा दिए जाते थे, एक सन्यासी का वस्त्र पहना दिया जाता था, उनको भिक्षा प्राप्त करनी होती थी, ये सब करवा के फिर उनको गुरुकुल में ले जाया जाता था। ठीक उसी प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में भी शिक्षा के लिए पब्जा संस्कार करवाया जाता है। ठीक है, जिसे हम प्रबज्जा संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जब संस्कार हो जाता है तभी कोई बालक जो है ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर पाता है। प्रबज्या का अर्थ है बाहर जाना। यहाँ पे प्रबज्या का अर्थ लेते हैं बाहर जाने से। इसका तात्पर्य था छात्र अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध मठ में प्रवेश करना। मतलब कह रहे हैं कि जो छात्र होता है इसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है और वो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, बौद्ध मठ में प्रवेश करता है और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उपसंपदा क्या मेरे प्यारे दोस्त, उपसंपदा संस्कार पर प्रकाश डालिए। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक छात्र श्रमण अथवा नव शिष्य के रूप में विद्या प्राप्त करता है। मतलब कह रहे हैं जो 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच का 4 वर्ष का समय होता है, इसमें जो छात्र होता है वो श्रमण अथवा नव शिष्य के रूप में क्या करता है, विद्या प्राप्त करता है। मतलब नए नए छात्र के रूप में उसकी उस समय पे एंट्री होती है और उसमें जो है वो बेसिक रूल्स वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में जानता है। ठीक है, आगे बात करें, 12 वर्ष तक अध्ययन कर लेने के बाद उपसंपदा क्या मेरे प्यारे दोस्त, उपसंपदा संस्कार के द्वारा भिक्षु के रूप में वह संघ में प्रवेश करता है। मतलब कह रहे हैं जब 4 वर्ष उसको जो है ये बेसिक सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, आधारित उसको बेसिक चीज़ें जानकारी जब उसको दे दी जाती है तो क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसका उपसंपदा संस्कार होता है 12 वर्ष के बाद और वो एक भिक्षु का रूप धारण करता है और वो उस संघ में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे बात करें, भिक्षु शिक्षा का कार्यक्रम 20 वर्षों तक चलता रहता है। मतलब कह रहे हैं कि वो भिक्षा तब तक मांगेगा जब तक वो 20 वर्ष तक पूरा नहीं हो जाता। 8 वर्ष तक वो भिक्षा मांगता है। उपसंपदा संस्कार एक पक्षीय संस्कार नहीं है। मतलब कह रहे हैं या एक पक्ष का संस्कार नहीं होता है। ठीक है, बात करें, यह 16 भिक्षुओं के सामने होता है। मतलब कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो है बस एक आदमी का कर दिया जाए। ठीक है, इसमें जो है 16 भिक्षुओं के सामने होता है, उन 16 भिक्षुओं का होता है। ठीक है, भिक्षुओं का होता है। आगे बात करें, एक भिक्षु श्रमण का परिचय कराता है। मतलब वो एक भिक्षु जो होता है वो क्या करता है, श्रमण का परिचय कराता है। इसके बाद अन्य भिक्षु कुछ प्रश्न करते थे। ठीक है, मतलब वहाँ पे पहले तो उनसे परिचय, उनको उनके बारे में जो है इंट्रोडक्शन दिया जाता था, फिर उसके बाद जो वहाँ पे अन्य भिक्षु होते थे वो उनके मन में जो प्रश्न उठता था वो प्रश्न करते थे। उत्तरों के आधार पर ही यह निर्णय किया जाता था कि नौ शिष्य उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकारी हो सकता है अथवा नहीं। तो उस प्रश्न को देख करके उनके और उनके उत्तरों को देख करके ही हम क्या करते थे, उस समय के लोग जो थे
गुरु जो थे वो देखते थे कि अभी जो ये 12 वर्ष का तो पूरा हो गया है, तो क्या ये उपसंपदा संस्कार के लायक है या नहीं है, इसके बारे में भी वहाँ पे वो लोग जानकारी प्राप्त करते थे उस क्वेश्चन आंसर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न के बारे में, जिसको आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसमें लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से बताए हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी प्रदान करानी है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्य किसी पुस्तक में प्रस्तुत नहीं किए हैं। ठीक है, उन्होंने किसी शिक्षा का उद्देश्य किसी पुस्तक किताब में नहीं लिखा है। उनके विचार उनके व्याख्यानों, लेखों तथा अन्य साहित्यिक रचनाओं से प्रकट हुए हैं। मतलब कह रहे हैं कि ये हमें जो है उनके विचारों को देख करके, उनके व्याख्यानों को देख करके, उन्होंने जो लेख लिखे हैं और उनके अन्य जो साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, उन्हीं को पढ़कर उनको समझ के हम शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण कर सकते हैं। उनके विचार से शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है, उन्होंने इसका कोई स्पेशल इसके बारे में कोई स्पेशल बुक नहीं लिखी, कोई स्पेशल चैप्टर नहीं लिखा। ठीक है, उन्होंने अब जब इनके सारी चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें आपको कुछ निचोड़ प्राप्त होता है, उससे आप निकाल सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो पहले शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है वो हो जाता है शारीरिक विकास। ठीक है, मतलब आपके जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में। टैगोर के अनुसार बालकों का शारीरिक विकास किया जाना चाहिए, इसके लिए उन्हें प्राकृतिक वातावरण में रखना चाहिए। कह रहे हैं कि उनके क्या करना चाहिए, पहले तो शारीरिक विकास का जो है डेवलपमेंट करना चाहिए, और शारीरिक विकास का अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको प्राकृतिक वातावरण में रखना होगा। ठीक है, उसको प्रकृति से जोड़े रखना होगा। बात करें उसके शरीर के विभिन्न अंगों तथा इंद्रियों का प्रशिक्षण का होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जितने भी उसके विभिन्न अंग हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, उनका जो है प्रशिक्षण होना चाहिए। उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है कि कितने अच्छे से ये वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है उद्देश्य जो बताते हैं वो बताते हैं कि मानसिक विकास। ठीक है, मानसिक विकास ये दूसरा उद्देश्य हो जाता है शिक्षा का। टैगोर के अनुसार मानसिक विकास करने के लिए बालक को उसके जीवन की वास्तविक बातों से परिचित कराना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि अगर किसी भी बालक का आप मानसिक विकास करना चाहते हैं तो टैगोर जी इसके बारे में बताते हैं कि उसके मानसिक विकास करने के लिए बालक के जो वास्तविक जीवन की बातें हैं, ठीक है, मतलब कि उसके जीवन से संबंधित जो रियल बातें हैं उससे उसको वाकिफ़ कराना होगा। ठीक है, तभी उससे उनको परिचित कराना होगा। उनको विभिन्न परिस्थितियों तथा वातावरण का ज्ञान देना होगा, जिससे वह उनके साथ सामंजस्य कर सकें। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि उनको जितनी भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं सभी से उनको परिचित कराना होगा, उन वातावरणों में छोड़ना होगा जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें, धीरे धीरे उनसे सीख सकें, और वो वातावरण अगर उनके सामने में भविष्य में कभी भी आता है तो उनसे क्या कर सकें, वो मेरे प्यारे दोस्त लड़ सकें उनसे। ठीक है, उसमें सामंजस्य अपना पैदा कर सकें। तीसरी जो विशेषता बताते हैं वो बताते हैं, मेरे उद्देश्य बताते हैं वो बताते हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है, टैगोर बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ ही उनका संवेगात्मक विकास भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उसके इमोशन संबंधित चीज़ें हैं उनको भी क्या कर दिया जाए मेरे प्यारे दोस्त, उनको भी डेवलप किया जाए। ठीक है, इसके लिए बालकों को कविता, संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि की शिक्षा देने चाहते हैं। जैसे कोई भी बालक है वो अपने अंदर के विचारों को, अपने इमोशंस को जो है कविता के माध्यम से निकाल सकता है, संगीत के माध्यम से, चित्रकला के और नृत्य के माध्यम से निकाल सकता है, तो उसको भी उनको सिखाना चाहिए। ठीक है, चौथा जो उद्देश्य वो बताते हैं नैतिक और आध्यात्मिक विकास। ठीक है, ये इनका चौथा उद्देश्य है। तो इसमें लिखा है कि बालक के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बालकों को धैर्य, शांति, आत्म अनुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता और आंतरिक ज्ञान के मूल्यों से परिचित कराना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि उसका जो नैतिक और आध्यात्मिक विकास अगर आप करना चाहते हैं तो उसको धैर्य से ये बताना चाहिए कि आपको धैर्य रखना चाहिए, शांति, आत्म अनुशासन और आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक ज्ञान के साथ उसको क्या कराना चाहिए, परिचित कराना चाहिए, उनके बारे में उनको बताना चाहिए, और उनको ये भी बताना चाहिए कि ये आपको अपने जीवन में उतारने हैं। ठीक है, तभी उसका आप नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। पांचवा उद्देश्य वो बताते हैं मेरे पास दोस्त सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। टैगोर के अनुसार बालकों का व्यक्तिगत विकास करने के अतिरिक्त उनका सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं उसका जो है सोशल डेवलपमेंट भी होना आवश्यक है। इसके लिए बालक से समाज सेवा करानी चाहिए। बालक से क्या करवानी चाहिए मेरे पास दोस्त, समाज सेवा उससे करवानी चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत ही वो करे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न जो है आज का आखिरी प्रश्न और 30 नंबर प्रश्न जो है वो पूछ रहा है आपसे कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर सन 1937 में भारत में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों के में उत्तरदायी शासन को स्थापित किया गया। मतलब कह रहे हैं कि जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो उसमें जो है क्या कर दिया, 1935 में एक अधिनियम आया, ठीक है, उसी के आधार पर 1937 में जो भारत में द्वैध शासन था उसको क्या कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्त, समाप्त कर दिया गया और उसमें जो है प्रांतों के उत्तरदायी शासन को स्थापित किया गया। यहाँ पे बताया गया कि प्रांत के जो उत्तरदायी हैं वही शासन यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, देश के 11 प्रांतों में से 6 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल की दुविधा में थे। मतलब कह रहे हैं कि जो 11 प्रांत थे उसमें से 6 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल इस दुविधा में थे क्योंकि इस तरफ उनको देशों के पथ प्रदर्शक गांधी जी की शिक्षा नीति को क्रियान्वित करना था। मतलब कह रहे हैं उनको क्या करना था, गांधी जी की जो शिक्षा नीति थी उसको उनको लागू करना था, तो इस दुविधा में वो जी रहे थे। दूसरी तरफ कम समय में सर्वव्यापी निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना था। ठीक है, तो उनको लागू भी करना था शिक्षा और उसके बाद जो है पूरे विश्व में मतलब पूरे देश में जो है सर्वव्यापी निःशुल्क शिक्षा मतलब सभी को मिलनी चाहिए और निःशुल्क शिक्षा मतलब उसका कोई फीस नहीं होना चाहिए और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये सभी को प्राप्त होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के बारे को इनको भी लागू करना था। साथ ही उन्हें शिक्षा विस्तार के लिए मेरे प्यारे दोस्त पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता थी। उनको अगर ये शिक्षा विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पर्याप्त मात्रा में धन की भी आवश्यकता थी। इसीलिए ऐसी दशा में गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा या फिर बुनियादी शिक्षा योजना प्रस्तुत करके उनका पथ प्रदर्शन किया। ठीक है, और इन भ्रम को उनके दूर करने के लिए गांधी जी ने अपनी बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं, ठीक है, बेसिक शिक्षा या फिर बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत करके उनके सारे जो है कष्ट को दूर किया, उनके सारे भ्रम को दूर किया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।